नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर रही हरियाणा और पंजाब में किसानों के जोरदार प्रदर्शन के बीच सरकार ने धान खरीदी की तारीख बदल दी है। अब कल से ही दोनों ही राज्यों में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। पहले नमी का हवाला देकर, नमी की बातें कहकर सरकार ने धान खरीद की तारीख को 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था, जिसके खिलाफ आज हरियाणा और पंजाब के शहर शहर में किसानों का आंदोलन देखने को मिला। किसान संगठनों ने मंत्रियों, विधायकों के आवास का घेराव किया। यहां तक कि करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर भी किसान धरने पर बैठ गए थे। पंजाब में भी किसानों ने कई मंत्रियों के घरों का घेराव किया और सरकार से केंद्र पर दबाव बनाने की मांग की। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने रविवार यानी कल से ही धान की खरीद का ऐलान कर दिया। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, सिरसा, पटियाला की। किसानों ने आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस वालों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो गई जब बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, उसको हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी किसानों की ओर से। हरियाणा के सीएम के आवास के बाहर भी भारी तादाद में किसान नेता पहुंचे हुए थे, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने है। लेकिन अब सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि 11 अक्टूबर को जो धान की खरीद होनी थी वो 11 की बजाय अब कल से ही होगी। आपको बता दें कि आमतौर पर 1 अक्टूबर को खरीदारी हो जाती है, लेकिन धान में नमी के कारण 11 अक्टूबर का फैसला लिया गया था। लेकिन विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अब कल यानी कि 3 तारीख से ही धान की खरीदी इन दोनों ही राज्यों में शुरू हो जाएगी। तो किसानों के गुस्से के बीच केंद्र सरकार ने कल से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद की इजाजत दे दी है। लेकिन आज दिन भर हंगामा होता रहा। धान को लेकर किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पंजाब और हरियाणा के करीब हर शहर में यह घमासान देखने को मिला। सीएम से लेकर मंत्री तक को किसानों ने उनका घेराव किया। कई जगहों पर प्रदर्शन तो उग्र हो गया था, जहां पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई है। महात्मा गांधी की जयंती पर किसान आंदोलनकारियों ने नए सिरे से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ट्रैक्टरों से परेड निकाली, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से धक्का मुक्की की, बीजेपी नेताओं का घेराव किया। जवाब में पुलिस ने भी पानी की बौछार छोड़ी। हरियाणा के कई शहरों में किसान इसी तरह सड़क पर उतरे। करनाल में सीएम मनोहर लाल भी किसानों के कहर से नहीं बच सके। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। चेतावनी भी दे रखी थी कि हरियाणा सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आज कोशिश भी वैसी ही रही। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब। हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान ने किसानों के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। विज ने आज होने वाले आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें। हम आज भी जो है अहिंसा के दायरे में बैठे हुए हैं। ये महात्मा गांधी का देश है, ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है, इन लुटेरों का देश नहीं है। किसान तो अन्नदाता है। अगर उसके ऊपर ऐसे इल्जाम ये लगाते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही लोग डंडे मार मार के किसानों का सर फोड़ रहे हैं। और आज हमें जो किसान 10 महीने से इतने शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन चला रहा है और उसे ये लोग बता रहे हैं कि हम हिंसावादी है। अगर हमने बिंदु नहीं बताए थे तो सरकार सहमत क्यों हुई? उन पे संशोधन करने को तैयार क्यों हुई? हमारे पास कोई पिन पॉइंट नहीं था तो फिर होल्ड करने को तैयार क्यों हुई? थोड़ा बवाल पंजाब में भी दिखा। किसानों ने मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के घर का घेराव किया और नारेबाजी की। गोहाना से सुरेंद्र सिंह, अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब की बिसात में नई चालों, शह और मात का अभी भी इंतजार है। उधर सिद्धू खामोश हैं। कैप्टन ने आधा खेल दिखा दिया है, आधा अभी बाकी है।
वहीं पंजाब के बहाने कांग्रेस में भी बड़ा खेल चल रहा है। असंतुष्ट नेताओं के गुट और गांधी परिवार के वफादारों में युद्ध छिड़ गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदला, अब प्रदेश प्रभारी बदलेगा। चुनाव से पहले सब कुछ बदलकर नया दिखाने की कोशिश पंजाब कांग्रेस पर पहले ही भारी पड़ रही है, लेकिन बदलाव की रफ्तार फिर भी थम नहीं रही। सूत्रों का दावा है कि अब पंजाब प्रभारी हरीश रावत की छुट्टी की बारी है। उनकी जगह हरीश चौधरी को कमान दी जा सकती है। हरीश चौधरी दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम में शामिल रहे हैं। अपना रोल बड़ा होने की अटकलें आते ही वो गांधी परिवार की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। सोनिया गांधी जी, हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ये किसने चुना? ये CWC ने चुना। CWC को अधिकार किसने दिया? कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं ने दिया, PCC AICC के डेलीगेट्स ने किया। तो ये इस बारे के मैं जो भी चर्चा हो रही है, शायद वो संगठन की संरचना नहीं जानते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा है, CWC लगातार हो रही है, CWC के अंदर जो अपनी बात रखने का प्रावधान है। पंजाब संकट के बहाने कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी नेतृत्व यानी सीधे कहे तो गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं। शुरुआत मनीष तिवारी ने की थी, उसके बाद गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और चिदम्बरम जैसे नेता भी बगावत बुलंद कर रहे हैं। गांधी मूल्य जो है वो अब कांग्रेस में जिंदा नहीं है या नहीं, जिंदा तो इस सरकार में नहीं है, हमारे में तो आज भी जिंदा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये तो बात गांधी की करते हैं, लेकिन है आंधी, ये असत्य की आंधी है। गांधी सत्य की आंधी थी, ये असत्य की आंधी है। इनको मालूम ही नहीं कि गांधी के आदर्श क्या हैं। पंजाब की कांग्रेस की सियासी पराली इस कदर धुआं फेंक रही है कि दूसरे राज्यों में उसके सहयोगी भी आंखें मिचलाकर आग बुझाने की सलाह देने लगे हैं। पार्टी का प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया और उसके बाद तो सिर्फ मैं देखता हूँ ऐसे ही काम चल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी अगर हेडलेस होगी, प्रेसिडेंट नहीं होगा पार्टी का, लोगों के मन में जरूर एक भ्रम पैदा होता है किसी भी पार्टी के बारे में। किसी जमाने में कांग्रेस के अंदर रसूख रखने वाले नेता भी पार्टी में छिड़े घमासान की जड़ गांधी परिवार में ही तलाश रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी went to Simla. She stopped in Chandigarh for some time. She could have sent for Amrinder Singh and other. She could have sent for Sidhu and say, "What is all this? Finish all this." But she didn't. Now, why didn't she? She the Congress president. But no, she won. As you said. Rahul Gandhi decided to go to Kerala. He said to go to UP. Well, you should be in Delhi, trying to find an answer for the crisis. कांग्रेस में छिड़ी इस राष्ट्रीय घमासान के बीच पंजाब के मुखिया चरणजीत सिंह चन्नी युद्ध विराम की कोशिश में हैं। सिद्धू नाराज थे कि उनकी पसंद के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं की गई। अब चन्नी सरकार ने उन्हें मनाने के लिए एक नया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी राजीविंदर सिंह बैंस को दी है। गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में सरकार का पक्ष वही रखेंगे। हालांकि युद्ध विराम का फैसला दोनों तरफ से होता है। चन्नी के इस दाव पर सिद्धू क्या करेंगे, ये सिद्धू को ही पता है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, दिल्ली से आनंद पटेल और मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब पंजाब कांग्रेस में आगे क्या होगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए LAC के उस पार चीनी फौज है और इस पार भारत के जाबाज जवान। साल भर हो चुके हैं लेकिन हालात नहीं बदले। चीन सिर्फ दिखावे की बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी ऐसी तैयारी की है कि कोई भी गुस्ताखी उस पर यानी चीन पर भारी पड़ सकती है। लद्दाख दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे ने भरोसा दिया है कि LAC पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। चीन समझ ले, गलती की तो वज्रपात होते देर नहीं लगेगी। चीन समझ ले, गुस्ताखी भारी पड़ने वाली है। चीन ये जान ले, छोटी सी गलती का भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि LAC पर तैनात हो गया है हिंदुस्तान का वज्र।
अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए जवानों का जोश हाई है। जिन इलाकों में चीन गुस्ताखी करने की फिराक में रहा है, वहां विशाल तिरंगा लहरा रहा है पूरी शान से, आन बान के साथ। बापू की जयंती पर हिंदुस्तान शांति की बात कर रहा है ताकि सीमा पर तनाव कम किया जा सके। बातचीत तो होगी, जरूर होगी। चीन दिलो दिमाग से और पूरी ईमानदारी से चाहे तब। लेकिन पिछले साल से बड़े तनाव के बीच भारत ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। बोफोर्स तोप के बाद अब भारतीय सेना के बेड़े में एक घातक K9 वज्र तोप शामिल हुई है। इसकी मारक क्षमता लाजवाब है और स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और यहाँ लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने की तरफ आगे बढ़ सकती है। पूर्वी लद्दाख के जिस हिस्से में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, आज वहां उसी मिट्टी में भारतीय फौज दिन रात वक्त गुजार रही है और अपने दुश्मन की हर चाल पर नजर रख रही है। मुश्किल हालात में LAC पर निगरानी कर रहे जवानों से मिलने सेना अध्यक्ष MM नरवणे पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि चीन जिस भाषा में समझेगा उसी लहजे में जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने तैयारी कर रखी है। एक सेल्फ प्रोपेल गन है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इधर एक बार ट्राई कर लें। तो पहले हमने 2-3 गन भेजे और उसके ऊपर फील्ड ट्रायल किए और हमने देखा कि ये भी यहाँ पर कामयाब हो सकती है। कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो ईम है, उन्होंने इन सिटू इधर ही आकर ये छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन करने थे वो किए। फिर हमने इसका फायरिंग भी किया, उसमें भी बहुत अच्छे नतीजे निकले। चीन ने LAC पर अपनी ताकत बढ़ाई तो भारत ने भी जवानों का जोश बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। उन्हें नए हथियारों की ताकत मिली, अत्याधुनिक टैंक का साथ मिला और इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर दिए गए K9 वज्र होवित्जर तोप। इस वक्त हम पूर्वी लद्दाख में आपको भारतीय सेना की नई K9 वज्र तोप की मारक क्षमता से रूबरू करवा रहे हैं। किसी भी लड़ाई के मौके पर आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है और ऐसे में यहाँ चीन सरहद पर, जहाँ पर दोनों ही सेनाएं अपनी पूरी मारक क्षमता दिखा रही हों, K9 वज्र तोप दुश्मन को दहला रही है। खास तौर से बोफोर्स तोप के बाद भारतीय सेना को जिस आधुनिक तोप की जरूरत थी, उस जरूरत को K9 वज्र तोप पूरा कर रही है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें, देश का मान बढ़ाने वाली ये तस्वीरें। ये दिन जवानों की ताकत में इजाफा करने वाला दिन है। LAC पर दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए K9 वज्र तैयार है। आज तक पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो इस इलाके में पहुंचा है। बोफोर्स तोप के बाद उससे बेहतर मारक क्षमता की ये तोप भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। अगर इस तोप की मारक क्षमता की हम बात करें तो 40 किलोग्राम से का जो गोला है वो 50 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है। इसकी जो तोप है वो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकती है। और इस वक्त यहाँ पर पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त के साथ जब चीन के साथ तनाव चल रहा है, K9 वज्र तोप ने 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई तक भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। K9 वज्र होवित्जर तोप की ताकत से दुश्मन खौफ में आ जाता है। 1986 के बाद पहली बार सेना को यह भारी आर्टिलरी मिली है। फरवरी में ही 100 वज्र तोप सेना को सौंप दिए गए, जो अब चीन के मोर्चे पर तैनात कर दिए गए हैं। मेक इन इंडिया की पहचान बन चुके वज्र तोप की ताकत भी जान लीजिए। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। महज 15 सेकंड में ये तोप दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है। ये तोप जीरो रेडिएशन पर घूमकर वार कर सकती है। इसमें 155 मिलीमीटर की तोप है, जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हैं, जिसे मैदानी इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 5 सैनिक का क्रू होता है, जो मजबूत बख्तर से मजबूत होते हैं। बोफोर्स तोप के बाद ये भारतीय सेना की एक आधुनिक तोप है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसका जो गोला है वो 46 किलो का है और करीब 50 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है। ये फुली ऑटोमेटिक तोप है पूरी तरह से। और इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर करीब
49 जो गोले हैं तोप के वो अंदर आ सकते हैं। 5 लोग इसमें इस तोप को चलाने के लिए होते हैं और किसी भी तरह के इलाके में, चाहे रेगिस्तान की बात करें या फिर इस वक्त जब हम 12,000 की फीट पर यहाँ पूर्वी लद्दाख में मौजूद हैं, यहाँ की बात करें, यहाँ 12,000 से लेकर 16,000 फीट पर ये काम करती है और दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये नेस्तनाबूद कर सकती है। 12,000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में K9 वज्र तोप तैनात है। दुश्मन जानता है कि मई 2020 की गलती दोहराई तो उसके दांत खट्टे होते देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब इंतजार 13वीं दौर की बातचीत का है। लद्दाख से मनजीत नेकी के साथ आज तक ब्यूरो। आर्मी चीफ ने चीन के साथ जारी रिश्तों पर जानकारी दी। लगे हाथ उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर भी आज तक से बातचीत की है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता मनजीत नेगी ने। सुनिए। जल साहब, लेकिन हम चाइना की तरफ देखें, जो तैयारियां उनकी हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। हम अपनी तैयारियों को देखें, यहाँ पर पिछले 1 साल से के दौरान किस तरह की हमने तैयारी अपनी मजबूत की है, किस तरह के इक्विपमेंट हमने देखा। K9 वज्र तोप को भी यहाँ पर तैनात किया गया। अपनी तैयारियों को सेना ने किस तरह से मजबूत किया है? चाइना ने अपने तरफ, LAC के अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है और ये लाजमी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ट्रूप्स को तैनात करने के लिए ही है और ये हमें लगातार हमारे इसके ऊपर नज़र है और उसको देखते हुए हम भी उतने ही कदम उठा रहे हैं जिससे कि हम उनका ठीक तरीके से जवाब दे पाए। और पिछले 1 साल में हमारे तरफ ईस्टर्न लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह जो आधुनिक हथियार हैं वो भी हमने यहाँ पर इंडक्ट किए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा जो फोर्स पोजीशन है वो बहुत ही मजबूत है और जो भी चुनौती है उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने पहली बार देखा कि बोफोर्स के बाद लंबे इंतजार के बाद एक स्वदेशी गन K9 वज्र की रेजिमेंट यहाँ पर तैनात किया। उससे कितना फ़ायदा और उसके पीछे क्या सोच थी आपकी कि उसको यहाँ पर जल्द से जल्द तैनात किया गया, क्योंकि रिकॉर्ड टाइम पर आपने उसको यहाँ पर तैनात किया है? और किस तरह की गन है? जो K9 गन है वो एक सेल्फ प्रोपेल गन है, मीडियम गन। और ये जो है हम अपने जो आर्मर्ड फॉर्मेशन है जो अमूमन प्लेन्स के एरिया में, डेजर्ट के एरिया में तैनात होती हैं उनके लिए थी। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें और गन्स की ज़रूरत है तो हमने ये सोचा, और गन्स की भी ज़रूरत है और जो मोबिलिटी है, क्योंकि K9 जो है एक सेल्फ प्रोपेल गन है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इधर एक बार ट्राई कर लें। तो पहले हमने 2-3 गन भेजे और उसके ऊपर फील्ड ट्रायल किए और हमने देखा कि ये भी यहाँ पर कामयाब हो सकती है। कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो ईम है, उन्होंने इन सिटू इधर ही आकर ये छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन करने थे वो किए। फिर हमने इसका फायरिंग भी किया, उसमें भी बहुत अच्छे नतीजे निकले। और ये सब देखते हुए फिर हमने ये फैसला किया कि इस गन को भी लद्दाख में तैनात की जाए। सर, लद्दाख के अलावा एक दूसरा फ्रंट जो पाकिस्तान के साथ हमारा है, वहाँ पर सीज फायर का समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था, लेकिन हमने देखा कि पिछले हफ्ते भर के दौरान से कश्मीर में एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं जिसको सेना ने नाकाम किया है। आपको लगता है कि क्या दोबारा से पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ में मदद कर रही है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, उससे पहले ऐसी कोशिशें हो रही हैं? जो सीज फायर समझौता हुआ था फरवरी के महीने में, उसके बाद जो अगले 3-4 महीने थे, जून के आखिर जुलाई तक, ये समझौता बहुत ही अच्छा रहा और कोई सीज फायर वायलेशन भी नहीं था, ना कोई घुसपैठ की कोई कोशिश रही। लेकिन हमें देखने में आया कि पिछले 2 महीने में ये फिर से थोड़ा बढ़ रहा है और हम इन कोशिशों को हम नाकामयाब कर पाए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस किस्म की जो कार्रवाई है वो बिना लोकल सपोर्ट के और बिना पाकिस्तानी आर्मी के नॉलेज से ऐसे नहीं हो सकता। इसके अलावा पिछले हफ्ते 10 दिन में 2 सीज फायर वायलेशन भी हुए हैं। इसके ऊपर हमने लोकल लेवल पे भी और जो DGMO लेवल पर टॉक्स होते हैं, हर लेवल पर हमने इसके ऊपर इनको बताया कि ऐसे कार्रवाई वो ना करें,
जिससे कि जो समझौता है उस पर कोई असर हो। और लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे जो भी कार्रवाई है वो बगैर पाकिस्तानी आर्मी के नॉलेज के नहीं हो सकती। सर, एक आखिरी सवाल, अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसको खास तौर से सेना कश्मीर के सिलसिले में किस तरह से देखती है? कैसे अगर वहाँ से चाहे हथियार हों चाहे वो आतंकी हैं, वो कश्मीर में उनका किस तरह से पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल कर सकती है, उस पर किस तरह की नज़र सेना रख रही है? जो अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसके ऊपर हमारी लगातार नज़र है और उसके हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है उसका भी हम हमेशा अंदाज़ा लगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा जल्दी है इसके ऊपर ख़ास कोई बात बताना, तो नज़र रखे रहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हो, जो भी चुनौती हो, उसके लिए हम तैयार हैं। शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का शंकराद में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एलएसी के उस पार चीनी फौज है और इस पार भारत के जाबाज जवान। साल भर हो चुके हैं लेकिन वहां पर परिस्थितियां बदली नहीं हैं। चीन की ओर से लगातार दिखावे की बात तो की जाती है लेकिन जो कहता है वो करता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने भी, भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, ऐसी तैयारी कि कोई भी गुस्ताखी चीन पर भारी पड़ सकती है। लद्दाख दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे की ओर से पूरा भरोसा दिया गया है देश को कि एलएसी पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और सेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह है तैयार। चीन समझ ले, गलती की तो वज्रपात होते देर नहीं लगेगी। चीन समझ ले, गुस्ताखी भारी पड़ने वाली है। चीन ये जान ले, छोटी सी गलती का भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एलएसी पर तैनात हो गया है हिंदुस्तान का वज्र। अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए जवानों का जोश हाई है। जिन इलाकों में चीन गुस्ताखी करने की फिराक में रहा है वहां विशाल तिरंगा लहरा रहा है पूरी शान से, आन बान के साथ। बापू की जयंती पर हिंदुस्तान शांति की बात कर रहा है ताकि सीमा पर तनाव कम किया जा सके। बातचीत तो होगी, जरूर होगी। चीन दिलो दिमाग से और पूरी ईमानदारी से चाहे तब। लेकिन पिछले साल से बड़े तनाव के बीच भारत ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। बोफोर्स तोप के बाद अब भारतीय सेना के बेड़े में एक घातक K9 वज्र तोप शामिल हुई है। इसकी मारक क्षमता लाजवाब है और स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और यहाँ लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने की तरफ आगे बढ़ सकती है। पूर्वी लद्दाख के जिस हिस्से में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, आज वहां उसी मिट्टी में भारतीय फौज दिन रात वक्त गुजार रही है और अपने दुश्मन की हर चाल पर नजर रख रही है। मुश्किल हालात में एलएसी पर निगरानी कर रहे जवानों से मिलने सेना अध्यक्ष MM नरवणे पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि चीन जिस भाषा में समझेगा उसी लहजे में जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने तैयारी कर रखी है। एक सेल्फ प्रोपेल गन है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इधर एक बार ट्राई कर लें। तो पहले हमने 2-3 गन भेजे और उसके ऊपर फील्ड ट्रायल किए और हमने देखा कि ये भी यहाँ पर कामयाब हो सकती है। कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो ईम है, उन्होंने इन सिटू इधर ही आकर ये छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन करने थे वो किए। फिर हमने इसका फायरिंग भी किया, उसमें भी बहुत अच्छे नतीजे निकले। चीन ने एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाई तो भारत ने भी जवानों का जोश बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। उन्हें नए हथियारों की ताकत मिली, अत्याधुनिक टैंक का साथ मिला और इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर दिए गए K9 वज्र होवित्जर तोप। इस वक्त हम पूर्वी लद्दाख में आपको भारतीय सेना की नई K9 वज्र तोप की मारक क्षमता से रूबरू करवा रहे हैं। किसी भी लड़ाई के मौके पर आर्टिलरी को
गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। और ऐसे में यहाँ चीन सरहद पर, जहाँ पर दोनों ही सेनाएं अपनी पूरी मारक क्षमता दिखा रही हों, K9 वज्र तोप दुश्मन को दहला रही है। खास तौर से बोफोर्स तोप के बाद भारतीय सेना को जिस आधुनिक तोप की जरूरत थी, उस जरूरत को K9 वज्र तोप पूरा कर रही है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें, देश का मान बढ़ाने वाली ये तस्वीरें। ये दिन जवानों की ताकत में इजाफा करने वाला दिन है। LAC पर दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए K9 वज्र तैयार है। आज तक पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो इस इलाके में पहुंचा है। बोफोर्स तोप के बाद उससे बेहतर मारक क्षमता की ये तोप भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। अगर इस तोप की मारक क्षमता की हम बात करें तो 40 किलोग्राम से का जो गोला है वो 50 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है। इसकी जो तोप है वो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकती है। और इस वक्त यहाँ पर पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त के साथ जब चीन के साथ तनाव चल रहा है, K9 वज्र तोप ने 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई तक भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। K9 वज्र होवित्जर तोप की ताकत से दुश्मन खौफ में आ जाता है। 1986 के बाद पहली बार सेना को ये भारी आर्टिलरी मिली है। फरवरी में ही 100 वज्र तोप सेना को सौंप दिए गए, जो अब चीन के मोर्चे पर तैनात कर दिए गए हैं। मेक इन इंडिया की पहचान बन चुके वज्र तोप की ताकत भी जान लीजिए। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। महज 15 सेकंड में ये तोप दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है। ये तोप जीरो रेडिएशन पर घूमकर वार कर सकती है। इसमें 155 मिलीमीटर की तोप है, जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हैं, जिसे मैदानी इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 5 सैनिक का क्रू होता है, जो मजबूत बख्तर से मजबूत होते हैं। बोफोर्स तोप के बाद ये भारतीय सेना की एक आधुनिक तोप है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसका जो गोला है वो 46 किलो का है और करीब 50 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है। ये फुली ऑटोमेटिक तोप है पूरी तरह से। और इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर करीब 49 जो गोले हैं तोप के वो अंदर आ सकते हैं। 5 लोग इसमें इस तोप को चलाने के लिए होते हैं। और किसी भी तरह के इलाके में, चाहे रेगिस्तान की बात करें या फिर इस वक्त जब हम 12,000 की फीट पर यहाँ पूर्वी लद्दाख में मौजूद हैं, यहाँ की बात करें, यहाँ 12,000 से लेकर 16,000 फीट पर ये काम करती है और दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये नेस्तनाबूद कर सकती है। 12,000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में K9 वज्र तोप तैनात है। दुश्मन जानता है कि मई 2020 की गलती दोहराई तो उसके दांत खट्टे होते देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब इंतजार 13वीं दौर की बातचीत का है। लद्दाख से मनजीत नेकी के साथ आज तक। K9 की तैनाती से चीन तनाव में जरूर होगा, क्योंकि इसकी ताकत के आगे उसकी सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। लद्दाख दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ ने भी बता दिया है कि हिंदुस्तान अपनी सरहद की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। चीन गलती करता है, लेकिन अपनी गलतियों से वो सीखता नहीं, या यूं कहें कि वो सीखना नहीं चाहता। तभी तो वो भारतीय सरजमी पर नजरें उठाने की हिमाकत करता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। हिंदुस्तान की ताकत का उसे अंदाजा नहीं। इन ऊंची वादियों में चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान लिखा है। ये तिरंगा उसी जज्बे को याद दिला रहा है। चेतक हेलीकॉप्टर इस वक्त नजर आ रहे हैं जो तिरंगे के ऊपर से गुजर रहे हैं। और ये एक बड़ा मौका है जब यहाँ पर गांधी जयंती के मौके पर एक विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा यहाँ पर लहराया गया है। और इस वक्त क्योंकि लद्दाख सरहद की अगर बात की जाए, जिस तरह से पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से चीनी सेना के साथ तनाव यहाँ पर चल रहा है, ऐसे में तीनों सेनाओं की जो तैनाती है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ाई गई है। अब LAC पर फिजा बदली है। इन घाटी में मंगल गीत गूंज रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि अपने पड़ोसियों से युद्ध लड़ना पड़े। हमेशा अमन शांति की वकालत की है हमने, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए चीन सही गलत का फर्क भूल गया। भारत ने कभी युद्ध का राग नहीं आलापा,
लेकिन चीन ने छल कपट में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कहा LAC पर तनाव घटाने के लिए बातचीत करो, चीन ने छल किया। चीन धूर्तता करता रहा। भारत ने कहा कि किसी भी चाल को चित करने में नहीं चूकेगा। जो LAC के ऊपर सिचुएशन है वो नियंत्रण में है, और जैसे आपने कहा कि हम हमेशा लिहाजा करते हैं कि स्थिति क्या है और क्या हमें करना चाहिए, और पिछले 1 साल से हम लगातार बातचीत में हैं। चीन से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो कई वादे कर चुका है। पूरा करने में अब तक आनाकानी करता रहा। कुछ इलाकों में तो अभी भी चीन की फौज मौजूद है, जहां से फौज हटाने की बात लगातार उठ रही है। भले ही चीन के साथ अब ज़्यादातर इलाकों से विवाद सुलझ गया हो, कुछ इलाके बचे हैं, खासतौर से जो गोगरा का इलाका है वहाँ पर बातचीत होनी है, लेकिन चीन अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो उस पर भी सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो तैयारी हैं, चाहे सैनिकों के स्तर पर हों, हथियारों के स्तर पर हों, हम उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।